नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विदेशी आक्रमण की श्रृंखला को पढ़ने जा रहे हैं। जब मौर्य ने यहाँ पर शासन किया तो भारत में एक अपार संपत्ति और उन्नत सभ्यता बनाया, जिससे यहाँ दुनिया को आकर्षित किया। लेकिन यह सिर्फ आकर्षण जो है भारत पर विदेशी आक्रमणों की वजह भी बना। आइए आज समझते हैं भारत पर विदेशी आक्रमणों की शुरुआत कैसे हुई। हम लोगों ने पिछले क्लास में मौर्य के पतन के बाद पोस्ट मौर्यन मौर्योत्तर काल में पोस्ट मौर्यन को दो भागों में बांट कर देखा। पहला जो था नेटिव सक्सेसर, मतलब नेटिव रूलर जो हुआ, और जो नेक्स्ट था विदेशी शासक, जिसमें फॉरेन इन्वेडर्स। तो हम लोग पिछले नेटिव सक्सेसर को पढ़ा, फिर इसके बाद हम लोग अब जो पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन सक्सेसर को पढ़ने जा रहे हैं। कि इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ और किसने किया, और जो डायनेस्टी का जो एक निमोनिक्स जो हमने बताया था कि हसीन मशूक शाह, हसीन मशूक शाह, तो इसमें हर्यंग डायनेस्टी, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कन्नौ, और कन्नौ के पास यहीं पर एक कलिंग में चेदी वंश भी था, और फिर इसके बाद सतवाहना डायनेस्टी। और फॉरेन इन्वेजन में हम लोग देखेंगे कि ISPK बताए थे। आई का मीन्स इंडो ग्रीक, एस का मीन्स शक, पी से पहलव या पार्थियन, और के से कुषाण। तो ये जो फॉरेन इन्वेडर जो विदेशी आक्रमण हुआ, ये मौर्य के डिक्लाइन के बाद जो है, मतलब शुंग के आसपास में ये ग्रीक इन्वेडर यहाँ पर आया और भारत में पर कब्जा कर लिया। तो हम लोग देखेंगे आज सवाल यह खड़ा होता है कि क्या भारत में इंडो ग्रीक से पहले भी क्या विदेशी आक्रमण हुआ था। तो सबसे पहले आर्यन इन्वेजन हुआ था। आर्य लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन इस पर डिबेट का मुद्दा था कि ये आर्य आए कहाँ से थे। कुछ लोगों ने यूरोपियन बताया, तिब्बतियन बताया, और आर्कटिक क्षेत्र और सेंट्रल एशिया थ्योरी था, जो हम लोग डिबेट में ये पढ़ चुके हैं पहले ही। तो ये आर्य जो आए थे वो अर्ली वैदिक पीरियड के समय में, अर्ली वैदिक टाइम के समय, लेकिन ये डिबेट का मुद्दा था ये आए कहाँ से थे। तो ये आर्यन इन्वेजन। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ईरान का एक्मेनिड इन्वेजन आया यहाँ पे, हकमनी साम्राज्य का। तो हकमनी अम्पायर जो था, एक्मेनिड अम्पायर, एक्मेनिड अम्पायर जो यहाँ है, जो आज का ईरान का क्षेत्र, जो पर्शियन इन्वेजन हुआ था यहाँ पे, एक्मेनिड अम्पायर या हकमनी साम्राज्य। तो ये जो हर्यंग डायनेस्टी था, उस समय ये ईरान के क्षेत्र में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, आज का जो पाकिस्तान का जो पंजाब और सिंध रीजन है, वहाँ पे इसने क्या किया, ईरान का शासक डेरियस फर्स्ट या फिर द्राय बाहू, ये कब्जा कर लिया लगभग 516 BC के आसपास में, तो हर्यंग डायनेस्टी के समय में। तो सबसे जो पहला इन्वेजन जो भारत में हुआ वो हकमनी अम्पायर के द्वारा यहाँ पे भारत में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद नंद डायनेस्टी के समय में हम लोग पहले भी पढ़ा कि किस प्रकार सिकंदर यहाँ पे आया और फिर व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, और फिर इसके बाद वापस लौट गया। लेकिन उसका जो सेलुकस निकेटर कमांडर, जो आर्मी कमांडर था, और जो नेवल कमांडर नियार्कस था, तो नियार्कस लौट गया, जबकि सेलुकस निकेटर जो है वो यहीं पर रह करके कुछ क्षेत्र पे कब्जा जमाए हुआ था और शासन कर रहा था, सेलुकस निकेटर। फिर इसके बाद सेलुकस निकेटर का हम लोग देखें कि इसकी बेटी का विवाह जो हेलेना थी, इसकी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है, और कुछ 500 हाथी और ये सब कहानी हम लोग क्या किए, पहले नंद डायनेस्टी में देख लिया। फिर इसके बाद जो फॉरेन इन्वेजन आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण है। तो मौर्य डायनेस्टी के बाद एक विदेशी आक्रमण का एक श्रृंखला शुरू हुआ, तो जिसमें सबसे पहला ISPK, ये एक सीक्वेंस में लगा हुआ है। ISPK पहले इंडो ग्रीक आया, फिर इसके बाद शक लोग, फिर इसके बाद पहला लोग, फिर इसके बाद कुषाण। तो इंडो ग्रीक कहने का मतलब है कि ये ग्रीक के क्षेत्र से आया और यहाँ पर भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में बस गया, इसलिए हम लोग इसे इंडो ग्रीक कहेंगे। बैक्टीरिया के क्षेत्र में पहले इसने बसा, तो इसलिए इसे हम लोग इंडो बैक्टीरिया क्षेत्र बोलते हैं। बैक्टीरिया क्षेत्र आज का नॉर्दर्न अफगानिस्तान का क्षेत्र है। जिस प्रकार मॉडर्न इंडिया में हम लोग एंग्लो इंडिया को देखेंगे, एंग्लो इंडिया, एंग्लो इंडिया,
तो एंग्लो इंडिया में क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स है वो भारत में आके बस गए, इसलिए हम लोग क्या क्या है आंग्लीय भारत, मतलब ये भारत में आके बस गए और यहीं पर रच बस गए और यहीं पर अपना वो पूरा जीवन बिता दिया, तो इसलिए हम लोग क्या कहें एंग्लो इंडियन। तो इंडो ग्रीक जो भी है ये लोग ग्रीक से आया और फिर इसके बाद जो बैक्टीरिया के क्षेत्र में है, पहला इसने बैक्टीरिया के क्षेत्र में बसा, इसलिए हम लोग इसे इंडो ग्रीक कहते हैं। और जो इसके बाद का जो नेक्स्ट जो विदेशी आक्रमण हुआ शक हुआ, तो शक को हम सिथियन भी बोलते हैं, शक को सिथियन, एस से शक, एस से सिथियन। फिर इसके बाद पहलव, तो पी से पहलव और पी से पार्थियन, तो याद करना भी आसान है, पहलव और पार्थियन। और फिर नेक्स्ट जो फोर जो है कुषाण है। तो इन चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कुषाण डायनेस्टी है, और कुषाण डायनेस्टी का भी जो सबसे योग्य शासक, जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर हुआ वो कनिष्क हुआ। जो इंडो ग्रीक आक्रमण जो हुए भारत में 3 शाखाओं में, मतलब 3 ब्रांचेस में बटे हुए थे, भारत के 3 ब्रांचेस में बटे। पहला जो था वो नॉर्दर्न अफगानिस्तान का क्षेत्र था, जो बैक्टीरिया के रीजन में, फर्स्ट बैक्टीरिया के रीजन में बसा था, इसलिए हम लोग इसे इंडो बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो यहाँ का जो शासक था, जो फेमस रूलर था, वो डेमेट्रियस था, डेमेट्रियस। और इसके बाद जो दूसरा जो बसा वो जो ब्रांच था वो तक्षशिला के रीजन में, जो आज का पाकिस्तान। तो यहाँ का जो राजा हुआ वो फेमस अंटियाल किट्स हुआ। अंटियाल किट्स हम लोग पहले भी पढ़े थे और डेमेट्रियस के बारे में भी पढ़े थे। और तीसरा जो सियालकोट का क्षेत्र, आज का जो पाकिस्तान है, सकाल रीजन, जो सकाल रीजन है मतलब सियालकोट, तो वहाँ का जो सबसे फेमस राजा हुआ वो मिलिंद हुआ या फिर मियांडर। तो मिनांडर और मिलिंद, इस यहाँ पर एक बौद्ध, ये राजा जो यहाँ पे आया सियालकोट के क्षेत्र में, तो इसका मुलाकात नागसेन एक बुद्धिस्ट मॉन्क से हुआ, और दोनों के बीच में बताए थे कि दोनों के बीच में डायलॉग हुआ, जिसने बुद्धिस्ट कंसेप्ट को समझने के लिए, बुद्धिस्ट थ्योरी को समझने के लिए मिलिंद कई सवाल पूछते हैं किससे, नागसेन से। नागसेन उसे बहुत प्रभावित कर देते हैं और फिर मिलिंद जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और अंटियाल किट्स जो है इसने एक राजदूत बना करके, जो भागभद्र था, सुंग डायनेस्टी का जो रूलर जो भागभद्र था, तो उसके काल में हेलियोडोरस नामक एक राजदूत को भेजा। और हेलियोडोरस का कहानी पहले भी हम लोग को पता था कि यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन बनवाया हेलियोडोरस ने, जो बेसनगर इंस्क्रिप्शन या गरुड़ ध्वज इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। इसने भागवत धर्म को अपना लिया था, भागवत धर्म को अपना लिया था। और भागवत धर्म में जो विष्णु का जो सवारी है, भगवान विष्णु का सवारी जो है वो गरुड़ है, इसलिए हम लोग इसे गरुड़ ध्वज इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। और डेमेट्रियस इसका सबसे फेमस रूलर था, तो ये अपने साम्राज्य को थोड़ा बहुत क्या किया, आगे बढ़ाया। तो ये 3 रीजन में ये बटा हुआ था, नॉर्दर्न पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर तक्षशिला का रीजन और फिर सकाल मतलब सियालकोट के रीजन में। इंडो ग्रीक जब आया तो यहाँ पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा। ये विदेशी आक्रमण जो थे, ये लोग यहाँ पे आए, यहाँ से लौटे कभी नहीं, ये लोग यहीं भारत में रच बस गया। तो इसकी जो भाषा था वो संस्कृत था। तो इन लोगों ने पहले भाषा जो ग्रीक का इस्तेमाल किया और फिर प्राकृत का, तो दोनों का ब्लेंड हुआ, मिक्सचर हुआ, प्राकृत और प्लस ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा, ये दोनों का, प्राकृत और ग्रीक भाषा का क्या ब्लेंड हुआ, मिक्स हुआ, तो एक संस्कृत भाषा का क्या हुआ, जननी माना गया। तो संस्कृत भाषा जो है सबसे पुरानी भाषा है, सभी भाषाओं का ये क्या जननी है। इसलिए हिटलर तो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि उसने संस्कृत भाषा का क्या था, जानकार था, और अपने आप को आर्यन कहता था, श्रेष्ठ आर्य कहता था, ताकि हम विश्व पे क्या कर सकें, कब्जा कर सकें। तो ये संस्कृत भाषा का क्या हुआ, विकास हुआ। फिर इसके बाद इसका प्रभाव यह पड़ा कि इसने सबसे पहले गोल्ड क्वाइंस का शुरुआत किया, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, सिक्के के रूप में प्रभावित हुआ। तो ये लोगों ने सिक्के चलाया मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने के लिए, वो भी किसका क्वाइन था, गोल्ड का था, सोना का। तो गोल्ड क्वाइन जो सबसे पहली बार शुरुआत देखने को मिलता है वह इंडो ग्रीक के समय में। एक अर्ली वैदिक पीरियड के समय में एक निस्क था जो गोल्ड ऑर्नामेंट था। तो निस्क में इतिहासकारों के बीच में मतभेद है कि ये गोल्ड क्वाइन था या फिर गोल्ड ऑर्नामेंट्स था। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जो आर्कियोलॉजी, जो पुरातत्वविद जो है खोजे हैं, तो निस्क जो है एक सोने का सिक्के के जैसा है, लेकिन इसमें क्या हुआ, बीच में छेद पाया गया है। तो बताया जा रहा है कि ये जो है, तो ये मेनली जो है इसका इस्तेमाल हम लोग ऑर्नामेंट्स के रूप में करते थे, ना कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में, सिक्के के फॉर्म में इस्तेमाल किया गया बड़े स्तर पे। तो इसलिए निस्क भी एक गोल्ड ऑर्नामेंट है।
लेकिन सबसे पहली बार जो गोल्ड कॉइन्स का शुरुआत हुआ वो इंडो ग्रीक ने शुरू किया, सोने का सिक्का। फिर इसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि बहुत सारा कैनाल्स और डैम्स बनाया, नहर और बांध वगैरह यहाँ पे बनवाया। और भारत में इसने ज्योतिष विज्ञान को और बढ़ाया यहाँ पे। तो पहले से यहाँ भारत में जो है ज्योतिष विज्ञान तो था ही, लेकिन ज्योतिष विज्ञान का ब्लेंड हो गया, ग्रीक का ज्योतिष और भारतीय ज्योतिष। इसमें फेमस था लागध मुनि का ज्योतिष। और एक और फेमस पुस्तक है ज्योतिष पर आधारित है, जिसका नाम है गर्ग संहिता। गर्ग संहिता, गर्ग संहिता। तो गर्ग संहिता जो ये पुस्तक है, इसमें तो बताया गया कि बहुत सारे हम लोग यूनानी से भी क्या किए हैं, ज्योतिष के बारे में सीखे हैं, जैसे नक्षत्र वगैरह भी, ये सब जो है और कंसेप्ट क्या हुआ, क्लियर हुआ। तो गर्ग संहिता किससे रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है पुस्तक ये बनाया है। और फिर बहुत सारा औषधि वगैरह के बारे में भी क्या हुआ, जानकारी प्राप्त हुआ यूनानी के आने के बाद। और फिर हम लोग इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने आर्ट देखा था कि 3 प्रकार का शैली था। जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट था वो किससे प्रभावित था, ग्रेको रोमन से प्रभावित था। तो ग्रीक से भी प्रभावित था और रोमन से भी प्रभावित था। और पिछले क्लास में हम लोगों ने बेहतर ढंग से गंधार मूर्ति कला को देखा था, गंधार मूर्ति कला। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, गंधार के बाद मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था और अमरावती था। नेक्स्ट जो है इंडो ग्रीक के समय में, ये इंडो ग्रीक को हम लोग यवन कहते थे, यूनानी मतलब यवन। और ये जो यवन है मतलब ग्रीक को हम लोग यवन भी कहते हैं। तो ये यवन लोग को बहुत ज़्यादा प्रिय था। हमारे जो काली मिर्च है, गोलकी यवन लोग को बहुत प्रिय था, बहुत ज़्यादा काली मिर्च, क्योंकि एक तो ठंड वाला जगह था और मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला काली मिर्च भारत से क्या होता था, व्यापार होता था, कहाँ, यवन में। उसके बाद नेक्स्ट जो है शक लोग, भारत में शक लोग आए, जिसे हम लोग सिथियन भी बोलते हैं। 1st सेंचुरी BC से लेकर के 4th सेंचुरी AD के ये शक का काल है। कि अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट भी टाइम पीरियड मिल सकता है, तो उससे दिक्कत नहीं है, अलग अलग मिलता है। तो हम लोग को एक टाइम पीरियड याद रखना कि इस कालखंड में है, वैसा कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। शक और सिथियन ये लोग जो है सेंट्रल एशिया से आया। कहाँ से आया, सेंट्रल एशिया से। और ये लोगों ने 5 शाखाओं में बढ़ गया। जिस प्रकार बताया कि इंडो ग्रीक जो 3 शाखाओं में बटा हुआ था, तो ये लोग 5 शाखाओं में बटा हुआ था। पहला क्षेत्र अफगानिस्तान का क्षेत्र, तो सेंट्रल एशिया से आया, तो सबसे पहला जो क्षेत्र था वो अफगानिस्तान का क्षेत्र में आया। फिर इसका पंजाब का क्षेत्र में आया, जो आज का जो पाकिस्तान वाला जो रीजन है तक्षशिला, उसका राजधानी ये लोग तक्षशिला को बनाया। फिर इसका मथुरा के रीजन पर धीरे धीरे ये लोग शक ने अपने साम्राज्य को क्या किया, बढ़ाता गया। तो जब पहले आया अफगानिस्तान में, फिर इसका कुछ कबीले के फॉर्म में पंजाब में कब्जा कर लिया, फिर इसका मथुरा, फिर इसके बाद जो आज का जो गुजरात और गिरनार वाला जो रीजन है, तो और नासिक वाला रीजन, वहाँ पे वेस्टर्न इंडिया पे शक लोगों का क्या हुआ, कब्जा हो गया। और एक डेक्कन रीजन में इन लोगों ने क्या किया, कब्जा कर लिया। डेक्कन रीजन का जो ऊपर वाला जो भाग है, जो उज्जैन हुआ, उसका राजधानी बनाया। तो उस रीजन में ये लोग क्या किया, 5 शाखाओं में बढ़ गया। लेकिन ये 5 शाखाओं में जो सबसे पावरफुल जो शासक हुआ वो गिरनार गुजरात वाला और उज्जैन वाला। बाकी के जो था वो उतना मजबूत नहीं था, उतना योग्य शासक नहीं था। हालांकि इस शक जो सिथियन लोग हैं, इसके फाउंडर माना जाता है मायूस को। तो शक जो यहाँ पर स्थापना किया, ये इसका फाउंडर कौन है, मायूस। और उसने कहा पंजाब और तक्षशिला के रीजन में क्या किया, शासन किया। तो अफगानिस्तान, पंजाब, इस तरीके से कबीले के फॉर्म में 5 जगहों में लोग क्या किया, कब्जा कर लिया। इसके बाद जो है हम लोग जो इसके पिछले में पढ़े थे कि कन्फ्लिक्ट हुआ था सातवाहनों के साथ। तो शक का नहपान के साथ इसका क्या हुआ, और सातवाहन जो गौतमी पुत्र सतकर्णी था, सातवाहन के समय में पढ़े थे कि शक रूलर एक नहपान था, जिसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी क्या नहपान को, शक रूलर को हरा देता है। और इसमें जीत जाता कौन, गौतमी पुत्र सतकर्णी। उसने एक सिक्का भी जारी किया, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो यहाँ पे अपना फिगर बना दिया और क्या किया कि एक और नहपान का फोटो बनाया और घुटना के बल पे क्या किया, नीचे
टिका दिया गया। तो इस प्रकार का सिक्का भी हमें क्या है, गौतमीपुत्र सतकर्णी से प्राप्त होता है, जिसका जानकारी हमें मिलता है कि किस प्रकार शकों को हराया सतवाहनों ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है रुद्रदामन, और यहाँ का जो शक रूलर है, ये रुद्रदामन एक शक रूलर है। तो सिथियंस रूलर है ये रुद्रदामन, और यहाँ का सतवाहन के समय में वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी जो है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और यहाँ पे रुद्रदामन जो है हरा देता है सतवाहन डायनेस्टी को, मतलब वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी को हरा देता है। पहला टाइम में सतवाहन क्या है, गौतमीपुत्र सतकर्णी जीत जाता है, लेकिन सेकेंड टाइम में जब रुद्रदामन जो शक रूलर है तो वो हरा देता है वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी को। और यहाँ पर एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी है, इसे हमें प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होता है कि किस प्रकार रुद्रदामन ने वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी को हराया। और इस इंस्क्रिप्शन में सबसे पहली बार सबसे लंबा जो है संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये किस भाषा में लिखा हुआ, संस्कृत में। तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट संस्कृत लैंग्वेज है ये इंस्क्रिप्शन का। इसमें बताया गया है कि इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो सुदर्शन झील ये भी बताए थे पहले हम लोग। तो सुदर्शन लेक जो है उसने बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। पुष्यगुप्त वहाँ का जो गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था, पुष्यगुप्त ने बनवाया। और जो मौर्य का जो रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, बनवाया। किसके थ्रू, तो पुष्यगुप्त के थ्रू। और उसी का मरम्मत ये बनवाया क्यों गया था, क्योंकि इरिगेशन पर्पज़ के लिए वहाँ पानी का अब कमी था, तो ताकि इरिगेशन पर्पज़ क्या हो, अच्छे से डेवलप करे, तो ये सुदर्शन झील को बनवाया गया। लेकिन बाद में इसमें क्या हो गया, कुछ टूट फूट गया, तो जिसके चलते इसने क्या किया, रिपेयर करवाया, मतलब मरम्मत करवाया। सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया है, तो रुद्रदामन ने। ये इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होता है। और शक लोगों ने सबसे पहली बार छत्रप प्रणाली का शुरुआत किया, छत्रप प्रणाली का। ये छत्रप प्रणाली क्या होता है, छत्रप प्रणाली मतलब शक लोगों का जो बड़े भूभाग है, मतलब जो साम्राज्य था इसका, मान लेते कि ये इतना बड़ा भूभाग है यहाँ पे शक लोगों का। तो इसने क्या किया कि जितने भी इसका साम्राज्य उसको प्रोविंस में बांट दिया। तो सिंपल सा बात, आज भी यही चीज़ है, इतने बड़े इंडिया है तो पूरे भारत को हम भारत बोलें, लेकिन ये 28 राज्यों में बटा हुआ, मतलब प्रोविंस। तो इसने भी क्या किया कि प्रोविंस में बांट दिया, कई राज्यों में बांट दिया। और जैसे जिस प्रकार आज सीएम होता है हर प्रोविंस का, हर स्टेट का सीएम होता है, तुलना कर रहे तो उसी प्रकार इसने क्या किया कि सीएम के रूप में नियुक्त कर दिया। तो सीएम के रूप में ये जो नियुक्त किया, छत्रप और महाछत्रप के रूप में नियुक्त किया। तो छत्रप और महाछत्रप के रूप में नियुक्त कर दिया। जो प्रोविजन जो प्रांत था उसने छत्रप और महाछत्रप में नियुक्त कर दिया। ये जो छत्रप और महाछत्रप होता था, तो इसमें टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया उसे। जस्टिस सिस्टम, वहाँ के समाज में जस्टिस सिस्टम जो चलाया जाता था तो वो छत्रप और महाछत्रप के द्वारा। और सैन्य सुरक्षा का भी क्या अधिकार दिया गया। और एक इस साम्राज्य का, मतलब शक साम्राज्य का सबसे बड़ा रूलर कोई रहेगा तो वो किंग रहेगा, वो उसके अंदर में छत्रप और महाछत्रप रहेगा। और ये किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा, छत्रप महाछत्रप, तो राजा के प्रति क्या रहेगा, उत्तरदायी रहेगा। इसने जो प्रणाली, जो छत्रप प्रणाली शुरू किया, तो इसने पहलव के साथ मिल करके यह प्रणाली शुरुआत किया, पहलव या पार्थियंस, पहलव या पार्थियंस। तो पार्थियंस और पहलव साथ मिल करके छत्रप प्रणाली की शुरुआत किया। तो इसमें छत्रप प्रणाली शुरुआत करने वाला पहला कौन रूलर है, विदेशी रूलर, तो शक लोग है। फिर इसके बाद ये जो 5 शाखाओं में जो बटा हुआ था, तो यहाँ पर एक उज्जैन का शासक था। शक लोग जो है, शक बताए थे कि ये जो उज्जैन का जो रीजन है, तो यहाँ पे शक लोग कब्जा कर लिया है। लेकिन एक उज्जैन जो इलाका था तो उस पर पूरी तरीके से पूरा तो कब्जा नहीं किया था शक लोग, लेकिन कुछ यहाँ पर भारतीय राज्य जो नेटिव थे वो भी क्या है, शासन कर रहे थे। तो यहाँ उज्जैन का एक राजा था, हिंदू रूलर था, और शक, क्योंकि शक यहाँ पे क्या है, कब्जा करने के लिए है, और कब्जा कर भी लिया कुछ इलाकों में। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, उज्जैन का राजा और शक रूलर के बीच में, दोनों के बीच में युद्ध होता है। हालांकि इतिहास में इसकी जानकारी जो है, उज्जैन का राजा जो है, इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया कि उज्जैन का राजा कौन थे। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। ये एक मिथोलॉजी है, मिथ है, माना जाता है कि एक बहुत महान शासक हिंदू रूलर हुआ करता था उज्जैन का। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ। उज्जैन का राजा ने क्या किया, शकों को यहाँ से बाहर कर दिया। जो शक यहाँ पे जो कब्जा किए थे उज्जैन में,
तो उसे खदेड़ करके बाहर कर दिया, शकों को क्या किया, नष्ट कर दिया। तो ये लगभग टाइम पीरियड माना जाता है कि 57 BC के समय में। तो जब शकों को यहाँ से बाहर किया तो इस खुशी में इसने क्या किया, उज्जैन का राजा एक टाइटल एज्यूम किया विक्रमादित्य का। ये एक प्रतिष्ठित टाइटल है, मतलब उपाधि धारण करने का राजा का विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का टाइटल क्या किया, एज्यूम किया। और इस खुशी के लिए इसने क्या किया कि 57 BC में ही एक कैलेंडर जारी किया, मतलब कुछ बड़ा काम किया, शक को हराया। तो इसी खुशी में इसने क्या किया कि विक्रमादित्य का टाइटल एज्यूम किया और साथ ही साथ विक्रम संवत मतलब विक्रम एरा एक कैलेंडर जारी किया, जिस हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। और ये हिंदू कैलेंडर को कई गवर्नमेंट क्या कैसे अपनाया। तो विक्रम संवत कब, ये 57 BC में। ये कैलेंडर जो है, मतलब इस समय कहने का मतलब जो हिंदू जो राजा था यहाँ का उज्जैन का, बोला कि ये जो 57 BC से यहाँ से बहुत बड़ा चेंजेस है, मतलब इस टाइम पीरियड को मानेगा वो जीरो है। यहाँ के मतलब इस युद्ध के बाद का राजा, फिर उसका युद्ध से पहले का। जैसे मान लेते हैं कि सपोज दैट, जैसे आप मान लेते हैं कि यहाँ पे अभी नरेंद्र मोदी जो है वो 2014 में आए, तो बोलेंगे कि एक काल नरेंद्र मोदी के बाद और एक जो काल है नरेंद्र मोदी से पहले की काल। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, जीरो मान के चला जाएगा, मोदी जी के पहले से काल और मोदी जी के बाद का काल। ठीक इसी प्रकार जो है यहाँ पर तो 57 BC में ये युद्ध लड़ा गया था, जो एक हिंदू कैलेंडर बना। फिर इसके बाद और जो विक्रमादित्य का जो टाइटल था, यहीं से टाइटल क्या किया, कई राजाओं ने आगे चल करके विक्रमादित्य का टाइटल एज्यूम करना शुरुआत हुआ। मतलब शुरू उज्जैन का राजा से हुआ और फिर इस तरीके से पूरे इतिहास में 14 विक्रमादित्य का टाइटल एज्यूम लिया, 14 टोटल। और ये बहुत बड़ा उपाधि होता था विक्रमादित्य का। इस प्रकार जो कैलेंडर है, कैलेंडर लगभग 3 माना जाता है कि पहला कैलेंडर हो गया ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर। दूसरा जो कैलेंडर है विक्रम एरा, जो अभी हम बताए कि 57 BC में विक्रम एरा, विक्रम कैलेंडर या विक्रम संवत। और तीसरा जो है शक संवत, शक एरा। ये विक्रम संवत कब, 57 BC में। और ये जो शक एरा है ये 78 AD में। चंद्रगुप्त टू, आगे चल करके जब गुप्त पीरियड पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त टू ने क्या किया, समूल नष्ट कर दिया शक को। शक को पूरी तरीके से खात्मा कौन करता है, गुप्त के काल में। जबकि 57 BC में समूल नष्ट नहीं होता है। जो उज्जैन का राजा ये पूरी तरीके से नष्ट नहीं करता है, सिर्फ खदेड़ देता है और कुछ लोगों को क्या करता है, मार देता है। लेकिन चंद्रगुप्त टू जब आता है तो शकों को पूरी तरीके से क्या करता है, खत्म कर देता है, समाप्त, लोगों को मार के क्या करेगा, यहाँ से भगा देगा। तो ये 78 AD की बात है। तो उसने भी एक टाइटल एज्यूम करेगा, विक्रमादित्य का टाइटल एज्यूम करेगा। तो उसने भी एक शक एरा मतलब एक कैलेंडर जारी किया 78 AD में। तो इसमें एक देखते हैं कि जैसे एक टाइम पीरियड है, जैसे मैथ्स में जो इंटीजर लाइन होता है, इस तरीके से एक इंटीजर लाइन, एक ज़ीरो रहेगा, फिर इस तरीके से -1 -2 रहेगा, इस तरीके से करके -57 रहेगा, जिसको हम लोग BC बोलेंगे। इससे पहले को हम लोग BC और इसके जीरो के बाद वाले को हम AD बोलेंगे। तो -57 BC और इस तरीके से 1 2 3 करके ये जाएगा 78 AD में, जो चंद्रगुप्त टू के समय का बात है। तो ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ये जीरो पे से जीरो के बाद जीसस क्राइस्ट के जीरो को जन्म मान लिया जाता है और फिर ये कैलेंडर इस तरीके से चलता है। मान लेते हैं कि हम एग्जाम्पल के तौर पे हम 2025 को लेते हैं, 26 को। तो 2026 को यदि हम लेते हैं तो बता 2026 मान लेते हैं, ये अभी चल रहा है किसे, ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, जीरो से शुरुआत हुआ और 2026 तक गया। तो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन जब हम शक विक्रम संवत को देखेंगे तो विक्रम संवत जो है वो बोलता -57 से, मतलब यहाँ से गया, जीरो से आगे गया तो ये 2026 आया होगा, और ये -57 यहाँ पे है, -57। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है तो ये कितना हो जाएगा, यदि हम विक्रम संवत में चेंज करते हैं तो जीरो से ये 2026 हुआ और फिर जीरो से -15, इन दोनों को हम जोड़ देंगे
तो इन दोनों के बीच का हमें क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो 2026 में किसको जोड़ देंगे, 57 को जोड़ देंगे, तो ये टाइम पीरियड हमें निकल जाएगा ये विक्रम संवत का। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में हमें क्या निकल जाएगा, विक्रम संवत निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि 57 माइनस BC है, तो इन दोनों को जोड़ने का दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, मतलब टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम विक्रम संवत में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि 78 AD को देखेंगे, अब इसे चेंज करना है, तो ये 78 AD जो है ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मान लेते 2026 है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं तो अभी 2026 यहाँ पे है, मान लेते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे कि और 78 AD यहाँ पे है। तो हमें क्या करना है कि 2026 जो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है, अब हमें शक संवत जो 78 AD है, शक संवत ये बताना है कि इसके हिसाब से कितना हुआ। तो यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस हुआ, मतलब टाइम पीरियड हुआ, लगभग 2026 गया टाइम पीरियड, और यहाँ से यहाँ के बीच में 78 है। तो बताना है कि इन दोनों के बीच का कितना हुआ। तो यदि हम ये बड़ा में से ये माइनस कर देते हैं तो ये डिस्टेंस हमें निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम शक एरा भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और आगे चल करके शक जो है चंद्रगुप्त II के समय में क्या हुआ, समूल नष्ट कर दिया उसने, और शक इस प्रकार क्या हुआ 78 AD में पूरी तरीके से भारत से समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे IS, एस देख लिए, इसके बाद पहला P को देखेंगे, पहला या पार्थियंस को। पार्थियंस जो थे ये ईरान के रहने वाले थे, और ये लोग जो है ईरान में रहते थे, और ईरान से भारत की ओर आया। भारत पर एक छोटे से हिस्से पर इसने कब्जा किया, मेनली तक्षशिला के जो रीजन था। और कहा जाता है कि जो यूनानी या जो शक है इसकी तुलना में इसका जो साम्राज्य था बहुत छोटा था। तो इसमें जो सबसे योग्य शासक हुआ, जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ, वो गोंडोफर्निस हुआ। और गोंडोफर्निस के काल में ही सेंट थॉमस नामक एक ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था केरला में। और फिर इसके बाद जो है इसने गोंडोफर्निस के दरबार में पहुंचा, और फिर ये पूरे भारत में क्रिश्चियनिटी को धर्म को फैलाने के लिए, प्रचार प्रसार फैलाने के लिए ये सबसे पहला व्यक्ति आने वाला है भारत में। तो ईसाई धर्म को प्रोपेगेशन करने के लिए संत थॉमस ही भारत में आया। कहा जाता है कि यीशु मसीह जो है उनके सबसे प्रिय 12 शिष्य, उस 12 शिष्य में से सेंट थॉमस भी एक है, जो ईसाई धर्म को फैलाने के लिए इसने भारत में आया। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है कुषाण वंश। इन चारों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कुषाण डायनेस्टी है। और कुषाण डायनेस्टी जो है ये वेस्टर्न चाइना, आज का जो पश्चिमी जो चीन है वहाँ के ये रहने वाले थे। ये कबीले के फॉर्म में वहाँ पे रहते थे। ये लोग पशु पालन का काम करता था। तो ये लोग कहाँ के रहने वाले, चाइना के रीजन से रहने वाले हैं। और जो विदेशी आक्रमण में जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर जो है वो कुषाण डायनेस्टी के कनिष्क, राजा कनिष्क है। यूची ट्राइब्स के ये लोग थे, जो कुषाण के लोग, जो यूची ट्राइब्स है, टोचेरियन जिसे बोला गया है, ये लोग का जो मेन काम जो था वो पशुपालन था। मतलब पशुओं क्या करता, ये लोग चराता था। तो वेस्टर्न का जो रीजन था, चाइना का जो वेस्ट वाला पार्ट था, तो उस पार्ट पे ये लोग रहते थे। तो ये लोग क्या किया कि भारत में आक्रमण किया यहाँ की संपत्ति को देख करके। और भारत में जो है कमज़ोर शासक, धीरे धीरे अयोग्य शासक थे, तो यहाँ पे ये लोग मौका का क्या किया, फ़ायदा उठाया। तो इसमें ये लोग आया भारत में और शैव धर्म को अपना लिया। कई विदेशी यहाँ पे आए और भारत में हिंदू धर्म को अपना लिया। और इस विदेशी शासक यहाँ भारत में आकर के क्या किया, ये लोग यहीं पर रच बस गया। तो उसमें कुषाण भी है, पहलव भी है, शक भी है और इंडो ग्रीक भी है। पिछले क्लास में बताए थे कि हिंदू धर्म भी जो है उसके 4 प्रमुख पंथ होते हैं। मतलब सेक्ट जो है ये 4, हिंदू धर्म भी 4 पंथ में क्या है, सेक्ट में बता हुआ है। जिसमें पहला हम बताया था वैष्णविज्म, दूसरा बताए थे शैविज्म। शैविज्म मतलब शैववाद, जो शैव धर्म को जो अपनाया, ये कुजुल कड़फिशस जो कुषाण लोग जो आए हैं शैव धर्म को अपनाया, तो इसने शैविज्म बोला, जिसमें भगवान शिव को क्या किया है, सर्वोच्च माना जाएगा। और फिर तीसरा जो था शक्तिवाद, जिसमें बताए थे कि देवी को सर्वोच्च देवता के रूप में क्या किया, पूजा किया जाएगा। और फिर था स्मारतवाद। तो इस तरीके से हमारा क्या था, 4 सेक्ट था। जो मेनली जो इसमें था वैष्णववाद और शैववाद, जो ये इम्पोर्टेंट है।
फिर इसके बाद जो है इसने तांबे का सिक्का चलवाया। इंडो ग्रीक पहली बार भारत में आकर के सोने का सिक्का चलाया, जबकि कुषाण डायनेस्टी आया तो इसने क्या किया कि तांबे का सिक्का चलवाया। तांबे का सिक्का तो पहले से भी सिक्का का यूज होते आ रहा था, लेकिन इसने क्या किया, तांबे का सिक्का बड़े व्यापक रूप से चलाया। फिर इसके बाद कुजुल कडफिसस के बाद विम कडफिसस, इसने भी क्या किया, भारत में आकर के शैव धर्म से प्रभावित हो गया, शैव धर्म को क्या किया, अपना लिया। इसने बड़े स्तर पर गोल्ड कॉइन्स चलाया। पहली बार जो फर्स्ट टाइम जो चलाया था इंडो ग्रीक चलाया था, इंडो ग्रीक। लेकिन जो लार्ज स्केल पे सोने का सिक्का जो जिसने चलवाया वो गोल्ड कॉइन्स जो चलाया वो विम कडफिसस के समय, मतलब कुषाण के समय में व्यापक रूप से क्या चलने लगा, सोने का सिक्का चलाया। और इस सोने के सिक्के पे इसने क्या किया, भगवान शिव, नंदी और त्रिशूल का चित्र अंकित किया इस पे। इस सोने का सिक्का जो है इसमें भगवान शिव और भगवान शिव को दिखलाया गया कि उनका जटा जो है खुला हुआ है, और फिर नंदी को दिखाया गया, नंदी बैल को, और त्रिशूल पकड़े हुए हैं। तो ये सोने के सिक्के में हमें प्राप्त हुआ है, विम कडफिसस का है ये। और इसके बाद जो सबसे इस विदेशी आक्रमण में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ग्रेटेस्ट रूलर हुआ, जो महान शासक हुआ, वो कनिष्क हुआ। पूरे विदेशी आक्रमण में सबसे जो महान शासक वो कनिष्क है, महानतम शासक। इसका जो टाइम पीरियड है कनिष्क का वो 78 एडी से लेकर के 102 एडी। कनिष्क जो है यहाँ पर आया, और ये अशोक, जिस तरीके से अशोक ने काम अपने साम्राज्य को चलाया, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, सेम उसी प्रकार कनिष्क ने चलाया। इसलिए हम लोग कनिष्क को हम लोग दूसरा अशोक भी कहते हैं, सेकेंड अशोक, द्वितीय अशोक भी कहते हैं, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म को अपनाया और साथ ही साथ बौद्ध धर्म का क्या किया, बहुत विस्तार से फैलाया भी, महायान बुद्धिज्म को। यहीं पर क्या हुआ था, इसलिए तो यहाँ पर चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुआ था कनिष्क के काल में, और ये कहाँ, कश्मीर में हुआ था 72 एडी में। तो ये कनिष्क के टाइम का ही पीरियड है। और अशोक जो था वो हीनयान बुद्धिज्म को अपनाया था, हीनयान। उस समय हीनयान जो था बुद्धिज्म को अपनाया, महायान बुद्धिज्म उस समय नहीं आया था, ये कनिष्क के समय में आया, इसलिए इसने क्या किया, महायान बुद्धिज्म को अपनाया। जबकि उस समय महायान बुद्धिज्म, अशोक के समय महायान बुद्धिज्म क्या था, नहीं टूटा था, महायान बुद्धिज्म का विकास नहीं हुआ था, तो हीनयान उसने क्या किया, अपनाया था। और इसने क्या किया कि 78 एडी में, इतिहासकारों ने बताया कि 78 एडी में, तो 78 एडी में इसने क्या किया कि एक शक एरा, 78 एडी में शकों को हराया, और इसने एक कैलेंडर जारी किया, शक संवत। और इसने जब गद्दी पे बैठा 78 एडी, क्या किया, गद्दी पे बैठा और शकों लोगों को क्या किया, हराया। और राज्याभिषेक इसका 78 एडी में होता है। और इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए पूरे साम्राज्य को, लगभग नॉर्थ इंडिया के लगभग भागों पे क्या किया, इसने कब्जा कर लिया। और इसने राजधानी पेशावर को बनाया, मतलब पुराना नाम पेशावर का पुरुषपुर, तो इसने राजधानी पेशावर और दूसरा राजधानी मथुरा को बनाया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का भाग भी क्या किया, इसने कब्जा कर लिया, और मथुरा को इसने क्या किया, राजधानी फिर बनाया। तो पहला जो राजधानी था वो पेशावर, और फिर इसके बाद मथुरा, और नॉर्थ इंडिया का पूरा भाग पे क्या है, लगभग ये कब्जा कर लिया है। इसने क्या किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाने का, 78 एडी को जब गद्दी पे बैठा तो इसने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन पॉलिसी को बढ़ाने के लिए अटैक किया। चाइना पे इसने क्या किया, अटैक कर दिया। और वहाँ का जो चाइनीज जनरल था, मतलब सेना जो था, पान चाओ, इसमें क्या हुआ, कनिष्क को हार मिला, क्योंकि ये चाइना का ही रहने, वेस्टर्न चाइना वाला रीजन का ही रहने वाला था कनिष्क भी, कुषाण डायनेस्टी भी। तो वो लोग यहाँ पे आया, फिर उस चाइना से आया, चाइना पे ही क्या किया, इसने हमला बोल दिया। तो वो लोग ने बोला कि हम तुम्हारा क्या है, यहाँ बाप बैठे हुए हैं, यहाँ वापस क्या है, यहाँ से तुम चले जाओ। तो इसने यहाँ पे कनिष्क को हार मिला फर्स्ट टाइम। फिर इसके बाद पान चाव के बाद, फिर इसके बाद जो दूसरा वहाँ का जो शासक हुआ, तो उसने क्या किया, कनिष्क को वहाँ पे बुरी तरीके से क्या किया, वहाँ पे हरा दिया, चाइना वाले रीजन को, वेस्टर्न वाला जो रीजन जहाँ से आया था वहाँ पर हराया, और पूरे सिल्क रूट पे क्या किया, कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि उसने कब्जा इसलिए किया था क्योंकि कनिष्क को क्या चाहिए था, मतलब अपने ट्रेजरी में, अपने कोष में क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ताकि अपने साम्राज्य को बढ़ा सके। तो उसने जो व्यापार होता था चाइना का, जो वेस्टर्न चाइना का जो व्यापार होता था रोमन साम्राज्य से, उस समय रोमन अम्पायर भी क्या किया था, उधर फल फूल रहा था पूरी तरीके से। तो चाइना का व्यापार किधर, रोमन से हो रहा था। तो इस ट्रेड रूट, इस ट्रेड व्यापार को क्या करना था, कब्जा करना चाहता था, ताकि वहाँ से क्या आ जाए,
बहुत सारा पैसा आ जाए। तो इसको बहुत सारा पैसा भी आया जब इस पर कब्जा कर लिया पूरी तरीके से। ट्रेड सिल्क रूट पर जब कब्जा कर लिया तो कनिष्क को इकोनॉमी में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी हुआ। अब पूरे सिल्क रूट पे क्या किया, कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया। और फिर इसके बाद चाइना के बाद अटैक इसने क्या किया, पाटलिपुत्र पे किया। पाटलिपुत्र अब धीरे धीरे जो यहाँ का जो मगध साम्राज्य क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। तो यहाँ पे जो अयोग्य शासक था, यहाँ पे पाटलिपुत्र पे कब्जा किया और यहाँ का धन दौलत लूट करके चला गया कहाँ, पुरुषपुर और मथुरा के रीजन में। और यहाँ जो यह इस काल में पाटलिपुत्र में एक बौद्ध स्कॉलर रहता था, बुद्धिस्ट स्कॉलर, इसका नाम था अश्वघोष। इसने क्या किया, अश्वघोष को अपने साथ लेके कहाँ चला गया, पेशावर। और अश्वघोष से इसने शिक्षा वगैरह लिया और इसने अपना लिया। कनिष्क ने क्या किया, अपना धर्म बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को। और राज दरबार में इसने अश्वघोष को रखा अपने दरबार में। जो बुद्धिस्ट स्कॉलर है, अश्वघोष को अपने दरबार में रखा। हालांकि कनिष्क के दरबार में अश्वघोष के अलावा और कई विद्वान इसके दरबार में रहते थे। पहला जो था वो चरक। चरक जो है ये आयुर्वेद के जनक या फिर आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता, आयुर्वेदिक मेडिसिन का। और इसने एक किताब भी लिखे, चरक संहिता। उसमें आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत सारा क्या कंसेप्ट दिया है कि किस प्रकार हम मेडिसिन का डेवलप कर सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन का। तो चरक किसके दरबार में है, कनिष्क के दरबार में। फिर इसका सुश्रुत, एस से सुश्रुत और एस से सर्जरी। तो सुश्रुत को हम लोग फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। तो इसने एक पुस्तक लिखा है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में जिक्र किया गया किस प्रकार सर्जरी, जैसे मोतियाबिंद वगैरह का सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ये सब का जिक्र कहाँ किया, बड़े व्यापक रूप से किया गया है। सर्जरी का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, सर्जरी। और उस ज़माने में सर्जरी करना बहुत टफ काम माना जाता था, जिसमें सुश्रुत जो एक ऐसे विद्वान जिसने सर्जरी को है बहुत व्यापक रूप से अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में लिखा है। फिर इसके बाद अश्वघोष को पाटलिपुत्र में कनिष्क ने अटैक कर करके कब्जा कर करके अश्वघोष को लेते गए कहाँ, पुरुषपुर। और इस अश्वघोष की पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र का है मतलब भगवान बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध जो है, उनके बायोग्राफी के बारे में इस पुस्तक में लिखा हुआ। ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ। तो अश्वघोष का दो पुस्तक, बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद, ये दोनों संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और किससे रिलेटेड ये, तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड ये लिखा हुआ पुस्तक है अश्वघोष। फिर इसके बाद महान एक वसुमित्र जो ये बौद्ध सन्यासी था, बौद्ध सन्यासी, बुद्धिस्ट मॉन्क। फिर इसके बाद एक और जो बहुत बड़े विद्वान नागार्जुन। जब हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़े थे तो ये बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था, हीनयान और महायान, बताए थे कि महायान भी दो भागों में बढ़ गया था। मध्यमिका जो था, एक मध्यमिका जो दो भाग में बटा था, एक था शून्यवाद और दूसरा था योगाचार विज्ञानवाद। तो नागार्जुना का जो मध्यमिका शून्यवाद है, शून्यवाद, ये एक कंसेप्ट है जो इसे लोग मानते हैं बौद्ध धर्म में। कई लोग इसे क्या करते हैं, अनुयायी है शून्यवाद का। शून्यवाद का मतलब होता है कि संसार में जितने भी वस्तु है, मतलब इस दुनिया में जितने भी वस्तु या पदार्थ है, वो अपने स्वतंत्र स्वभाव में वो शून्य है, मतलब जीरो है। स्वतंत्र स्वभाव में उसका मतलब कोई भी वस्तु जो है अब उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, मतलब कोई अर्थ नहीं बनता है। कहने का मतलब जैसे ये पेन है, तो पेन को हम स्वतंत्र छोड़ दें, तो पेन को यदि हम स्वतंत्र छोड़ दें, उसे लिखना बंद कर दें, तो इसका स्वभाव है पेन का कि इसे क्या करे, कॉपी कलम में क्या करे, चले। तो इसका स्वभाव है पेन का क्या करे, कॉपी कलम पे इसे चलना चाहिए, इसका स्वभाव है। लेकिन इसे इंटरडिपेंडेंट छोड़ दे तो इसका कोई स्वतंत्र स्वभाव जो है वो शून्य माना जाएगा। चेयर का काम है कि लोग जो है इस पर बैठे, जब उसका स्वतंत्र छोड़ दे तो चेयर का भी कोई काम शून्य है उसका भी। तो इसी प्रकार व्यक्ति जो है ये किसी प्रकार का, तो इसका जो विचार है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है। यदि हम दोनों को जोड़ देंगे इंटरडिपेंडेंट, तभी उसका स्वभाव क्या है, रहेगा। नहीं तो यदि उसका स्वभाव यदि इंटरडिपेंडेंट छोड़ दें, मतलब स्वतंत्र रूप से छोड़ दें, उसका स्वभाव क्या है, शून्य माना जाएगा। एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है, तभी उसका कुछ अस्तित्व माना जाएगा। तो किसी भी वस्तु का जो है ना डिपेंडेंट ओरिजिन होता है,
इस थ्योरी में बहुत डिटेल से शून्यवाद का जो नागार्जुन है बहुत डिटेल से बताया है। इसमें डिपेंडेंट ऑरिजिन होता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे चेयर टेबल, तो चेयर टेबल भी जो है जब तक उसको आदमी इस्तेमाल नहीं करेगा तो उस स्वतंत्र छोड़ उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, लेकिन यदि आदमी इस्तेमाल करेगा तो उसका क्या होगा, उसका अस्तित्व माना जाएगा। कलम का काम है चलना, तो यदि आदमी उसका इस्तेमाल करता है तो फिर दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है, तभी वो क्या है, अस्तित्व में है। अन्यथा वो अस्तित्व में स्वतंत्र कोई, तो ये संसार पूरी दुनिया जो है स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, सारे एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, कहने का मतलब। नागार्जुन ने इसे बहुत डिटेल से बताया। नागार्जुन ने बताया कि दुनिया में जो जो स्वभाव है, जो इंसान है, वो एक मटेरियल वेलबींग को अपनाता है, भौतिक सुख सुविधाओं को। मटेरियल वेलबींग कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है कि मटेरियल वेलबींग, और एक होता है स्पिरिचुअलिज्म। यदि हम स्वतंत्र छोड़ दें इसे, इस ऐसे व्यक्ति को, तो उसका फिर कोई अर्थ नहीं होता। जब तक दोनों आपस में, व्यक्ति जब स्पिरिचुअलिज्म को नहीं अपनाएगा, मटेरियल वेलबींग को अपना रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपनाना ही है, लेकिन यदि स्पिरिचुअल, यदि चेतना और मन को यदि अपने कंट्रोल नहीं रख रहा है, चेतना को, स्पिरिचुअल को नहीं अपना रहा, तो इसका मतलब फिर कोई अर्थ नहीं है। ये दोनों आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। और एक इंस्क्रिप्शन मिला है हमें अफगानिस्तान के क्षेत्र से, और ये इंस्क्रिप्शन जो है राबातक इंस्क्रिप्शन। तो राबातक इंस्क्रिप्शन में जो है ये कनिष्क के द्वारा लिखवाया गया था। ये एक पत्थर पे खुदवा करके क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है इस पे, और ये 1993 में इसे खोजा गया है, अफगानिस्तान के क्षेत्र में मिला है ये। और ये जो भाषा जो लिखा हुआ, कनिष्क ने जो भाषा लिखवाया, वो बैक्टीरियन भाषा और ग्रीक भाषा में, क्योंकि यहाँ ग्रीक भाषा भी चल रहा था और ये बैक्टीरिया वाला रीजन है अफगानिस्तान में, तो दो भाषा में, बाइलिंगुअल भाषा में क्या है, मिला है। मतलब बैक्टीरियन भाषा में, और जो लिपि जो है, जो स्क्रिप्ट है, वो ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा है। इसमें कनिष्क के बारे में हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है। मतलब कनिष्क की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, तो बहुत सारे जो विद्वान ने जो बताया, जैसे अश्वघोष, फिर इसके बाद बहुत सारे जो विद्वान जो बताया और हिस्टोरियन बताया, फिर साथ ही साथ कुछ इंस्क्रिप्शन भी हमें क्या करता है, कनिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कनिष्क का जो वंशज है, जो कुजुलकुड फिशर्स और विम कड फिशर्स, तो ये पूरे वंश के बारे में बताता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही साथ जो साम्राज्य का जो विस्तार इसने कैसे किया, चाइना पे अटैक किया, पाटलिपुत्र पे अटैक किया, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, तो राबातक इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होता है। ये राबातक इंस्क्रिप्शन किसका है, तो कनिष्क का है। तो दोस्तों इस प्रकार विदेशी आक्रमण इस तरीके से समाप्त होता है। तो इसी के साथ आज के विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में इसी क्रम को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और ये जो इतिहास में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इतिहास को समझना सिर्फ अतीत जानना नहीं होता है, जबकि बल्कि इसे हम लोग वर्तमान की जो जड़ें हैं उसे पहचानना हमें क्या है, जरूरी है, कि ये किस प्रकार जो विदेशी यहाँ पे आए और विदेशी यहीं क्या रच बस गए। तो इस प्रकार इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।